माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पहले भी बताया है मैंने कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, चाहे आप किसी भी चीज का पेपर दे रहे हो। मेरा मतलब है यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और उसमें यदि साइंस पूछी जा रही है तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तो फिक्स होता है। क्लियर? तो हम स्टडी कर रहे हैं साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस कि किस ब्रांच के अंतर्गत हम किस चीज की स्टडी करते हैं और वो क्या कहलाता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है शॉर्ट ट्रिक, है कि नहीं? कल मजा आया था ना पढ़ने में, आज भी मजा आएगा। हम बाकायदा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन लॉजिक्स को, ब्रांच को ध्यान में रखें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की आतिशबाजी। पहला है आज का एंडोक्राइनोलॉजी। आज का पहला ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाता है। क्या? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो एंडोक्राइनोलॉजी है, देखो हिंदी में तो नाम क्लियर है भाई, हिंदी में तो अंतःस्रावी विज्ञान, अंतःस्राव विज्ञान लिख दिया, यानी कि नो डाउट इसके अंदर हम अंतःस्राव सिस्टम का बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो एंडोक्राइनोलॉजी को भी थोड़ा समझ लिया जाए तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका करने वाले हैं संधि विच्छेद। आप बोलोगे मैम ये कौन सी बात हुई, संधि विच्छेद तो हम हिंदी में पढ़ते हैं। बेटा हमारा एक ही मोटो है, क्या? हम ये आपको कैसे याद करवा दें जो कभी ना भूले। एक बार आपने सुन लिया तो बिल्कुल भी ना भूले, सिर्फ रिवाइज करना पड़े। क्लियर? तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था और मैंने क्या किया, एंडोक्राइनोलॉजी को अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? एंडोक्राइन किया, कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। एंडोक्राइन प्लस लॉजी कर दिया। लो भाई, हमने कर दिया संधि विच्छेद इंग्लिश में। क्लियर? देखो एंडोक्राइनोलॉजी को हमने कर दिया एंडोक्राइन प्लस लॉजी। लॉजी तो क्लियर है भाई, टू स्टडी, है ना? चलिए छोड़िए एंडोक्राइन की स्टडी। अब एंडोक्राइन वर्ड तो बहुत ही जाना माना सा शब्द है, साइंस में हमने कई बार सुना है। क्या है वो? एंडोक्राइन होता है बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंतर्गत आती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? ये भी हम देखेंगे। पहले आप याद कैसे रखो वो आपको समझ आया। हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले बाकायदा समझ गए कि कैसे याद रखना है, इजिली बता दोगे कि अंतःस्राव विज्ञान का मतलब है जिसके अंतर्गत हम अंतःस्राव सिस्टम की बात करते हैं। क्लियर? चलिए, एंडोक्राइनोलॉजी वाले क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे, एंडोक्राइन प्लस लॉजी बना देंगे, समझ जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी होनी है। चलिए अब देखते हैं अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, यहाँ पर ग्रंथियां हैं, इन अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन का जो अध्ययन करते हैं वो होता है अंतःस्रावी विज्ञान, अंतःस्राव विज्ञान। क्लियर? एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम in the human body. This is a system of glands which secrete hormone. यह एक ऐसा सिस्टम है, ग्रंथियों का एक ऐसा सिस्टम है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नो डाउट जैसे ही आया ग्लैंड का नाम या ग्रंथि का नाम, तो पहले भी बताया है बहुत बेहतरीन तरीके से कि ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती हैं। अब वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, या कि हार्मोन, या कि एंजाइम, या कि जूस। क्लियर? चलिए, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, बेसिकली आपको बताती हूं। एंडोक्राइन सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर दिख रहा है मेल इधर और इधर पे फीमेल, है ना? तो जितनी भी ग्लैंड्स आपको लाइन से दिख रही हैं, जैसे पहले पीनियल ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, गले में होती है थायराइड ग्लैंड, देन आया थाइमस ग्लैंड, देन आया पैनक्रियास, नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्लैंड, नेक्स्ट आया टेस्टिल। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी ग्लैंड आपको मेल एंड फीमेल में दिख रही हैं, ये ग्लैंड्स नो डाउट कोई ना कोई हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, है ना? जैसे पैंक्रियास को ले लो, पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से सारे ही कुछ ना कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये
हार्मोन जा करके शरीर के ब्लड में मिल जाते हैं, यानी ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करके वहीं ब्लड में मिल जाता है वो क्या कहलाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। क्या? लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस तो करती हैं लेकिन वो ब्लड में नहीं मिलता, किसी ना किसी जैसे आपका सलाइवा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जब सलाइवा प्रोड्यूस करती है तो किसी ना किसी डक्ट से होते हुए वो बाहर जाती है, क्लियर, जा करके तुरंत ब्लड में नहीं मिलती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक बात समझे कि ऐसा सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट आपके सामने है, ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं एंड वो जाकर के ब्लड में मिल जाता है। क्लियर हुई एक बात? तो बेसिकली ये तो समझ है एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। अब यदि पूछे एंडोक्राइनोलॉजी क्या है तो आप बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे कि मैम एंडोक्राइनोलॉजी में हम एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं बाकायदा। सपोज करिए किसी ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया हार्मोन, सपोज करिए किसी ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, अब जैसे डायबिटीज होता है, आपका ब्लड शुगर ज्यादा है कम है, तो हम ये एक तरह से जब आप इंसुलिन की स्टडी कर रहे हो, है ना, जब आप शुगर चेक कर रहे हो, शुगर की बीमारी यदि हो गई है और उसमें चेकअप हो रहा है तो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का ही तो पार्ट है। तो बेसिकली यदि कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम की हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर हुआ? चलिए, याद कैसे रहेगा, एंडोक्राइन प्लस लॉजी से। चलिए, नेक्स्ट है आपका एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या है मैम? एथोलॉजी बेसिकली जो है जानवरों या एनिमल्स का बिहेवियर होता है ना, प्राणियों के व्यवहार का जो अध्ययन है वही कहलाता है एथोलॉजी। Ethology is the scientific and objective study of behavior, usually with a focus on behavior under natural condition and viewing behavior as an evolutionary adaptive tract. Clear? My dear student, basically हमें समझना है कि ethology वह चीज है जिसके अंतर्गत हम जानवरों को, इसीलिए इतने सारे जानवर रखे गए हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जानवरों के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। अब आप सोचो कि आप एथोलॉजी को याद कैसे रखोगे, तो मैंने उसके लिए भी एक चीज बनाई है। एक बात बताइए, पाइथन का नाम कितने लोगों ने सुना है? पाइथन का नाम कितने लोगों ने सुना है? सभी लोगों ने सुना है, मुझे जहां तक लगता है। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसने नाम ना सुना हो। क्लियर? तो पाइथन को हिंदी में कहते हैं अजगर। साइड में छोटू सा बैठा हुआ है, पाइथन को हिंदी में कहते हैं अजगर। एंड पाइथन या अजगर भी एक तरह का जानवर है, एनिमल है। पाइथन इज ऑल्सो एन एनिमल। ओके, तो पाइथन भी एक तरह का जानवर है। तो हम याद करने के लिए क्या किए कि हमने पाइथन को ढूंढा और हमने देखा कि एथोलॉजी में भी थो है, पाइथन में भी थो है। तो हमने इन दोनों को कर दिया रिलेट और हम समझ गए कि जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में एथोलॉजी, हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे पाइथन और दोनों को कर देंगे रिलेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। इतनी बढ़िया ट्रिक है। मैंने एक ऐसा जानवर ढूंढा इनमें से कि जो जिसमें कुछ राइमिंग सी मैच हो जाए, जो आपके दिमाग में बैठ जाए कि एथोलॉजी नॉर्मली नहीं याद होता, क्योंकि एथोलॉजी को एनिमल से रिलेट करना थोड़ा सा टफ है। बाकायदा एक ऐसा जानवर पाइथन, जैसे एग्जाम में यदि पूछता है एथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नीचे 4 ऑप्शन है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए एथोलॉजी से मैच करता हुआ मैम ने क्या बताया था, दैट इज पाइथन। पाइथन जैसे ही आया, यानी कि पाइथन भी एक तरह का एनिमल है। इथोलॉजी के अंतर्गत हम करेंगे जानवरों के बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर की स्टडी। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो क्या याद रखना है, इथोलॉजी में पाइथन याद रखेंगे। पाइथन से ध्यान आ जाएगा कि जानवरों, एनिमल बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड जहां पर भी आएगा वो नो डाउट हृदय या हार्ट से ही रिलेटेड होगा कि नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और अब चूंकि कार्डियो वर्ड आ ही गया है तो हमें
हिंदी में तो सीधा लिखा है हृदय विज्ञान। देखो कितना फायदा हिंदी वालों को, कुछ सोचना ही नहीं है, हृदय विज्ञान बोल दिया। कार्डियो वाले भी यार इतना तो पढ़ लेते हैं कि कई बार कार्डियो वर्ड आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियक। कार्डियो वर्ड जहां पर आया उसका मतलब है सीधा संबंध हृदय से। यदि हम हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो बेसिकली कार्डियोलॉजी में जो कार्डियो वर्ड होता है वो किससे संबंधित है, वो हृदय से संबंधित है। तो आप इससे याद रखेंगे कि मैम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। तो याद हुआ, कार्डियोलॉजी में कार्डियो वर्ड का मतलब ही होता है हार्ट या हृदय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर। क्या है फ्लोरिकल्चर? हिंदी में कहें तो पुष्प कृषि। लो भाई, हिंदी वालों को फिर से आसान पकड़ा दिया। पुष्प कृषि यदि पूछ लिया तो बड़ी आसानी से आंसर दोगे, लेकिन यदि फ्लोरिकल्चर पूछ दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि अभी हम उसको भी दूर करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, बढ़िया जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं जिनको हम सजावटी पर्पस से यूज करते हैं, उन्हीं की स्टडी आपका जो है कहलाता है फ्लोरिकल्चर। सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन या फ्लोरिकल्चर और फ्लावर फार्मिंग भी कहते हैं। फूलों को उगाना इज अ डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर गार्डन्स एंड फॉर फ्लोरिस्ट्री कंप्राइजिंग द फ्लोरल इंडस्ट्री। बेसिकली आप कैसे याद रखने वाले हो वो यहाँ पर ध्यान से समझना। क्वेश्चन है अपना फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फ्लावर तो भाई सभी को पता है, फ्लावर तो सभी को पता है। तो बात यहीं पे हो गई खत्म। हम रिलेट कैसे करेंगे फ्लोरिकल्चर को फ्लावर से? ध्यान से देखो भाई, इसमें देखना क्या है, अब तो पता ही चल गया मैम कि फ्लावर का मतलब होता है फूल, यानी फ्लावर्स की जो स्टडी है बेसिकली वो होती है फ्लोरिकल्चर के अंदर। एंड फ्लो दोनों जगह कॉमन है। जैसे ही आएगा एग्जाम में फ्लोरिकल्चर तो हमारे दिमाग में जाएगा फ्लावर। जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? ऐसे याद आएगा ना, अरे यार ये कुछ FLO शुरू में कुछ तो है, वो क्या है? वो है फ्लावर, और इससे हम कर देंगे अपना आंसर टिक। क्लियर? चलिए, तो फ्लोरिकल्चर भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ गया एम्ब्रायोलॉजी। क्या आया? एम्ब्रायोलॉजी। ये बिल्कुल टफ नहीं है क्योंकि एम्ब्रायो वर्ड हम कई बार पढ़ते हैं बायोलॉजी में, है ना, तो ऐसा कोई टफ नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी समझते हैं। युग्मकों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान। तो हिंदी वालों के लिए हुआ फिर से आसान। चलो राइमिंग बन गई यार, अध्ययन आसान है ना। चलो इंग्लिश में देखते हैं। एम्ब्रायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द prenatal development of gametes, fertilization and development of embryos and fetus. My dear students, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई एंड ये जो आपको पूरी बेबी की प्रोसेस दिख रही है, तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एक एक चीज का अध्ययन करना। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समय के बाद बेबी को मिसकैरेज हो जाता है, कुछ समय बाद कोई चीज हो जाती है, तो बाकायदा सिर्फ भ्रूण की यानी कि सिर्फ एम्ब्रायो की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? एम्ब्रायोलॉजी कहलाती है। बताओ कुछ टफ है क्या? ये तो सभी को पता है एम्ब्रायो क्या होता है, बस एम्ब्रायो की स्टडी हो गई एम्ब्रायोलॉजी। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया फिनिश। नेक्स्ट है आपका एंजाइमोलॉजी। अब बताओ एंजाइमोलॉजी में कुछ टफ दिख रहा है क्या? कुछ टफ दिख रहा है क्या? मैम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी देखो, एंजाइमोलॉजी का हम फिर कर देंगे क्या? संधि विच्छेद हिंदी में, क्योंकि करना है हमको याद। क्लियर? इसको हम कर देंगे एंजाइम प्लस लॉजी, और जैसे ही बनाया हमने इस तरह से तो हमें याद हो जाएगा कि एंजाइम की स्टडी है कि नहीं। विभिन्न एंजाइमों, यहाँ पे गलत है, विभिन्न एंजाइमों का जो अध्ययन है वो एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंजाइमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री
aiming to understand how enzymes work through the relationship between structure and function and how they fall their native state. बेसिकली एंजाइम का क्या कार्य है, किस एंजाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सारी चीजों की जो स्टडी है वो होती है एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत। यदि एंजाइमोलॉजी पूछता है, आपने दोनों को कर दिया अलग और खटाक से कर दिया आंसर टिक। क्लियर? चलिए, तो कोई टफ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंजाइमोलॉजी को अपन ने कर दिया अलग, एंजाइम प्लस लॉजी बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी भी बिल्कुल टफ नहीं है। क्या हिंदी में कहें तो प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बस उसी से बना है प्रतिरक्षा विज्ञान, है ना। तो इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कवर्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फिर से लिखेंगे इम्यून प्लस लॉजी। क्या लिखेंगे? इम्यून प्लस लॉजी। और जैसे ही हमने लिख दिया इम्यून प्लस लॉजी, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे? हमने कर दिया इम्यून प्लस लॉजी, और इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा या कहें प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी आपकी शरीर की प्रतिरोधकता कितनी है। सपोज अभी जैसे कोविड का समय है ना, कई लोगों को हो ही नहीं रहा है, खुले में घूम रहा है बिना मास्क के, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है भाई, इसलिए नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि भगवान का वरदान है इसलिए नहीं हो रहा है, कि नहीं, आपको अटैक नहीं कर रहा है, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना। बेसिकली हम कहें कि यदि हम इम्यूनिटी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे अभी भी स्टडी की जाएगी भाई, कुछ लोगों को कोविड हुआ ही नहीं, कोविड वालों के साथ रहते हुए, तो उनकी इम्यूनिटी चेक करना, मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं, कई तरीके के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो कुछ लोगों को बहुत तेजी से अफेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को अफेक्ट नहीं करते। तो उन सारी चीजों की इम्यूनिटी की जब हम स्टडी की बात करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कवर्स द इम्यून सिस्टम, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, प्रतिरोधकता हमारे शरीर की कैसी है, वो कहलाता है इम्यूनोलॉजी। तो ये तो इजी था, आसान था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलमिन्थोलॉजी। क्या है? हेलमिन्थोलॉजी। ध्यान से समझना यहाँ पर, ये इजी नहीं है। हेलमिन्थोलॉजी को आपको क्या, हेलमिन्थोलॉजी क्या कहलाता है? तो पहली बात तो ये कहलाता है कृमियों का अध्ययन, यानी कि जो वॉर्म्स होते हैं आपके, द स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म। पैरासिटिक का मतलब पराश्रित, यानी कि खुद से वो जीवित नहीं रह सकते, किसी और चीज पर क्या होते हैं, वो जीवित रहते हैं। तो जब ऐसे जीव या ऐसे कृमि होते हैं ना, ऐसे देखो जैसे कोई लोग बहुत मीठा खाते हैं तो उनको छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं पेट में, है ना। तो बहुत सारे इस तरीके के कीड़े या कृमि जो नॉर्मल जीवित नहीं रह सकते पर किसी और चीज पर जीवित रहते हैं, हमारे शरीर में भी हो जाते हैं, बाहर भी होते हैं। तो बेसिकली जो कृमि विज्ञान है वो कृमियों का अध्ययन है। हिंदी का काम खत्म। इंग्लिश वाले क्या करेंगे? इंग्लिश वाले यहाँ पर याद रखेंगे हेलमिन्थोलॉजी को कहते हैं कृमि विज्ञान, और उनका भी काम हो जाएगा यहाँ पर खत्म। तो हेलमिन्थोलॉजी का मतलब होता है कृमि विज्ञान, एंड कृमि विज्ञान के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कृमियों की, पैरासिटिक वॉर्म्स की, है ना। तो जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं वो, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हेलमिन्थोलॉजी, या कहलाता है कृमि विज्ञान। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमाटोलॉजी। ये इजी है, ये बन जाएगा हेमाटोलॉजी। हिंदी वाला तो वैसे ही क्लियर है भाई, हिंदी वाला तो वैसे ही क्लियर है। रुधिर विज्ञान, तो भाई अब इसमें क्या ही बोलना ज्यादा, रुधिर तथा इससे संबंधित जो बीमारियां हैं उनका अध्ययन कहलाता है रुधिर विज्ञान। और इंग्लिश में आया हेमाटोलॉजी, तो भाई हीमोग्लोबिन, ये जो वर्ड है हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड है? हीमोग्लोबिन को रिलेट कर लो ना, क्या, हेमाटोलॉजी से। तो क्या होगा? नो डाउट कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड होगा। वैसे भी हेमियो का वर्ड ब्लड ही हो, हेमियो का जो मतलब है वो ब्लड ही होता है। हेमाटोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द साइंस और द स्टडी ऑफ द ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिसीज, यानी ब्लड से रिलेटेड सारी चीजें हम जो अध्ययन करते हैं, चाहे वो आपके ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन हो, चाहे आपकी ब्लड डिसीजेस हो, वो स्टडी होती है हेमाटोलॉजी के अंतर्गत। अब कई तरीके की बीमारियां, यदि हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, एनीमिया, अब देखो यार ये सारे वर्ड्स हमको पता है, इतना तो हम कॉमन समझते हैं यार, बचपन से देखते आ रहे। एनीमिया जो है ब्लड की कमी से होता है, यानी कि एनीमिया
हीमोफीलिया, ये सब क्या है, ल्यूकीमिया, ये सब क्या है, नो डाउट ब्लड के से ही रिलेटेड है, यानी ब्लड की डिसीजेस हैं। क्लियर? तो हमको याद कैसे रखना है कि मैम हेमाटोलॉजी में हमें याद कैसे रखना है, हेमाटोलॉजी को हम याद रखेंगे, हीमोफीलिया, एनीमिया, ये सारे वर्ड क्या है, हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड होते हैं, ब्लड से। तो सिर्फ आप जैसे हीमोग्लोबिन याद आया आपके दिमाग में और हेमाटोलॉजी, तुरंत आप टिक करो कि ये ब्लड से रिलेटेड होगा। ब्लड की सारी स्टडी, जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है, जो ब्लड डिसीजेस है, वो सारी स्टडी हम करते हैं हेमाटोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा आज का बढ़िया तरीके से डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।